और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वैदिक काल के ऊपर, उसके अंदर से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। एक उत्तर वैदिक काल होता है और एक होता है वैदिक काल। ठीक है गाइस, तो एक एक करके मैं दोनों काल की वीडियो बनाऊंगा और जो भी इनके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे एक बार, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ हैं। जैसे आप एक बार देख सकते हैं, ये उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। अब गाइस एक और चीज देखना, ये निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक धर्म। मतलब गाइस देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही जाएगा। अब देखना, ये एक और एग्जाम का पेपर है, आई होप सो 2022 का था, इसके अंदर भी पूछा गया है। अब देखो इसके अंदर ये जो महाजनपद है, ये महाजनपद लेटर वैदिक पीरियड से ही डिराइव हुआ है, तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, और इसको डिस्कस करते हैं यार विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए तो क्वेश्चन क्या आता है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यार देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, कभी भी परिचय से ही शुरू करना अपने आंसर को, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे ना मेरी, उसके अंदर मैंने ये बता रखा है तुम्हें क्यों क्यों लिखने को बोलता हूँ मैं ये परिचय। तो अभी देखिए, प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल, जिसे उत्तर ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस समय के दौरान राजनीतिक और सामाजिक दोनों संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक राजनीतिक और समाज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। गाइस देखो, जो ये उत्तर वैदिक काल है ना, इसका टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इस काल की जानकारी के लिए ना साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ इस काल के अंदर ना जो मतलब चीफ घटनाएं क्या हुई थी, कि जो आर्यों का विस्तार था ना गंगा की ऊपरी घाटी तक, ठीक है, तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक हुआ था। और इस काल के अंदर ना सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, और इस काल की ना एक और खास बात है, जो ये उत्तर वैदिक काल है, इसके अंदर लोह का प्रयोग करना सीख गया था इंसान, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर काफी ज्यादा सुधार हुआ। तो होप सो गाइस देखो, ये जो मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है इसके अंदर, तो ये इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में रहे। बाकी अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ एड ऑन बातें आपको पता चलेंगी, और अगर ये आपके दिमाग में पेपर में रहे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप इसके साथ जा सकते हैं। इस आंसर में भी कोई कमी नहीं है गाइस, अच्छा खासा वर्ड लिमिट खींच लेना तुम। ठीक है, अब देखो इस काल में क्या होता है, महाजनपदों का उदय। अब देखो उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों या महान राजाओं का उदय हुआ। ठीक है, जो बड़े क्षेत्रीय राजा थे। अब देखो कोई एक बड़ा राज्य होता है, ठीक है, तो वहां का राजा कोई आम इंसान नहीं हो सकता, मतलब कोई आम राजा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ी टेरिटरी के ऊपर काबू कर पाना किसी छोटे मोटे राजा के बस की बात तो होती नहीं थी। तो वैसे ही जो महान राजाओं का उदय उदय हुआ, उन्हें महाजनपदों के नाम से कहा जाने लगा था। उदाहरण के लिए जो मगध है ना, मगध, ये मेरे ख्याल से बिहार के आसपास का है। ठीक है, कौसाल और वत्स शामिल थे। ये जो राजा है, इन्हें महाजनपद से संबोधित किया गया। चलिए गाइस, तो अब दूसरा चलता है, राजनीतिक संगठन। राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के जनजातीय कुलीन तंत्र से उत्तर वैदिक काल में अधिक केंद्रीकृत राजशाही तक विकसित हुई। ठीक है, राजा केंद्रीय प्राधिकारी बन गया और उससे मंत्री और सलाहकारों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई सभा और समिति अस्तित्व में रही, लेकिन उसका महत्व कम हो गया। अब देखो राजनीतिक संगठन में भी ना काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। जो राजा हुआ करता था वो केंद्र प्राधिकारी बन गया, मतलब राजा ही सुप्रीम है। ठीक है, और जो उसके मंत्री सलाहकार वो सब है, वो उसकी सहायता करते थे शासन करने में। ठीक है गाइस, और इसके अंदर मतलब मेन ये था, राजनीतिक संगठन में क्या चेंज आया था कि जो राजा था वो सुप्रीम हो चुका था। ठीक है, और जो जन था,
जन की जगह जनपदों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग होने लगा था इसके अंदर। ये जो राजनीतिक संगठन है ना, इसी के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन आए थे, इसके अंदर राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। और समिति की उपेक्षाएं, जो सभाएं होती थी वो अधिक शक्तिशाली हो गई, ठीक है। अब इसे कैसे समझा जाए कि जैसे देखो, ये जो सभाएं होती थी जो राजा कंडक्ट करता था ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी इस पीरियड में समिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था इस पीरियड में, क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उसके अंदर क्या हुआ करता था कि जो ब्राह्मण थे उन्हें उच्च माना गया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था भी उसी टाइम में सामने आई थी। लेकिन ये जो लेटर वैदिक पीरियड आया ना, इसके अंदर जो ब्राह्मण थे इनका महत्व काफी बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि वो क्षत्रिय अनुष्ठान, जो राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय अनुष्ठान करते थे अपने मतलब प्रजा के अंदर सुख शांति के लिए या फिर अपनी समृद्धि के लिए। तो ब्राह्मण ही उस टाइम ये सब करवाते थे, इसीलिए ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, ठीक है गाइस। अब देखो, जनपद और भूमि स्वामित्व। जनपदों क्षेत्रीय इकाइयों की अवधारणा प्रमुख हो गई और भूमि स्वामित्व ने सामाजिक स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और समाज के व्यवसायों के आधार पर वर्गों में विभाजित किया गया था। अब देखो, ये जो भूमि हुआ करती थी ना, इसको काफी ज्यादा श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था, ठीक है। और समाज के व्यवसायों के आधार पर वर्णों में विभाजित किया जाता था। अब मान लो किसी भूमि पे कोई सा कार्य हो रहा हो, किसी पे कोई सा कार्य हो रहा हो, ठीक है। तो अब इसी तरह से इसके अंदर चेंजेस आने लगे, मतलब अलग अलग जो भूमि के टुकड़े हुआ करते थे उन पर किसी किसी के स्वामित्व होने लगे, ठीक है। वर्ण और जातियां। अब ये देखो, आप सभी जानते हो कि जो क्या कहते हैं हिंदू धर्म है, उसके अंदर चार हमारी क्या वर्ण होते हैं: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे उच्च होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और शूद्र आते हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के उद्भव के साथ वैदिक समाज की अधिक सत्रीकृत हो गई, जिसमें ब्राह्मण पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय योद्धा और शासक, वैश्य व्यापारी और किसान, और शूद्र शारीरिक मजदूर शामिल थे। जातीय या उपजातियों ने समाज को व्यवसायों और जन्म के आधार पर विभाजित किया। अब इसके अंदर देखो, क्या हुआ था, जो ब्राह्मण थे, पुजारी और विद्वान, इनका काम क्या हो चुका था, अब जाति के आधार पर ना लोगों का काम भी डिवाइड हो चुका था। जो ब्राह्मण होगा उसका काम होगा पूजा पाठ करवाना, जो क्षत्रिय होगा उसका काम होगा युद्ध करना, ठीक है। और मतलब राजभार संभालना, ठीक है। और जब देखिए ये वैश्य, वैश्य क्या, जो व्यापार, ठीक है, और किसान मतलब खेती बाड़ी करे, ठीक है। और शूद्र शारीरिक मजदूर, मतलब जैसे नौकर हो तो हुआ करते थे, वैसा, ठीक है गाइस। तो इस टाइम ये वर्ण और जाति व्यवस्था ना काफी ज्यादा कट्टरता में सामने आई थी, क्योंकि इसने क्या करा था, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा स्ट्रेट मतलब सबसे उच्च रखा, और जो ये शूद्र थे ना इनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाने लगा था, क्योंकि ये सबसे निचली कैटेगरी में आया करते थे। अब देखिए, सामाजिक अनुष्ठान और धार्मिक विकास। अनुष्ठान और बलिदान समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और ब्राह्मणों को धार्मिक अनुष्ठानों का संरक्षण के रूप में प्रमुखता मिली। ब्राह्मण और उपनिषद सहित बाद के वैदिक ग्रंथों ने दार्शनिक और धार्मिक विचारों के विकास में योगदान दिया। अब गाइस देखो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि जो ब्राह्मण थे उन्हें सर्वोच्च का दर्जा क्यों मिलने लगा था, क्योंकि वो राजा के लिए अनुष्ठान करते थे, ठीक है। तो इससे उन्हें संरक्षण भी प्राप्त हुआ, ठीक है, और उनका दर्जा भी बढ़ा, ठीक है। इसीलिए ब्राह्मण उस टाइम काफी ऊपर है, ठीक है। परिवार और विवाह। अब देखो, परिवार समाज की एक मूलभूत इकाई बन चुका था और सत्तात्मक मानदंड प्रचलित थे, ठीक है। गोत्र कबीले की प्रथा अधिक स्पष्ट हो गई और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया गया। तो सबसे पहले ऊपर वाली बात को समझते हैं कि परिवार समाज की मूलभूत इकाई बन चुका था और सत्तात्मक मानदंड प्रचलित थे। अब ये सत्तात्मक क्या होता है, इसके अंदर होता है ना कि जो मतलब लड़के होते हैं, मेल कैंडिडेट्स, उनको ही जन्म से ही कुछ अधिकार दिए जाते थे, मतलब उन्हें व्यापार करना, ठीक है, इन सबों के लिए। और जो औरतें हुआ करती थी ना, उनको अपने
क्या कहते हैं, राइट्स के लिए लड़ना पड़ता था, जो भी उनके हक है उनके लिए लड़ना पड़ता था। जैसे ये जमीन वगैरह होता नहीं है कि पिता की जमीन आगे चल के बेटे की होती है, बेटे की नहीं होती, बेटी की नहीं होती, वैसे ही प्रत्यसत्तात्मक होता है। ठीक है, अब देखो गोत्र और कबीले की प्रथा अधिक स्पष्ट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ था कि जो सजातीय विवाह थे ना, पहले नहीं हुआ करते थे, ये बाद में वैदिक काल के अंदर शुरू हुए सजातीय विवाह। पहले सजातीय विवाह नहीं हुआ करते थे, मतलब सेम जात की, जैसे कोई समझ सकते हो, जैसे कोई दो सेम जात के हों, उन लोगों का विवाह पहले नहीं हुआ करता था, पर जब ये उत्तर लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें होना शुरू हो चुका था। अब देखो आर्थिक परिवर्तन क्या आते हैं इस काल के अंदर कि अर्थव्यवस्था देहाती और कृषि पद्धतियों से अधिक व्यवस्थित कृषि समुदाय की ओर परिवर्तित हो गई। लोह के औजारों का प्रयोग व्यापक हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए व्यापार और वाणिज्य का विकास जारी रहा। अब यार देखो क्या हुआ था कि जब लोह आया, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद लोगों को क्या हुआ कि इनसे औजार बनाना आया। अब जनरल सी बात है, जैसे खेत की जुताई की जाती है जिसे प्लाविंग कहते हैं, तो उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, एक हल का यूज करते हैं, और हल बेसिकली किससे बना होता है, आयरन से। अब उसके आने से क्या हुआ कि काफी ज्यादा लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया, तो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट कहाँ रहते हैं, खेती पर। अब कृषि तुम्हारी अच्छी हो रही है तो बहुत ही आम बात है कि तुम्हारा जो इनकम होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, शिक्षा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई, जो धार्मिक और दार्शनिक विचारों को आकार देने में आवश्यक थे। शिक्षा मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रदान की जाती थी, जिसमें वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या था कि ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद, इन ग्रंथों की रचना हुई, और इन्हीं से ना मतलब ये इस काल के साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें इस काल की इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, जो धार्मिक और दार्शनिक विचारों में आवश्यक आकार देते हैं। ठीक है, और शिक्षा जो मुख्य रूप से होती थी ना, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम पर प्रदान की जाती थी। मतलब गुरु ने शिष्य को सिखाया, फिर वो शिष्य आगे चल के काफी अच्छा हुआ तो वो गुरु रहा, फिर उसने किसी को दिया, कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्या वेद और अन्य पवित्र ग्रंथों के अध्ययन पर जोर दिया जाता था, और इस काल में ना संस्कृत काफी इंपॉर्टेंट भाषा थी। ठीक है, और सबसे चीज भाषा भी संस्कृत ही रही थी। अब देखो संक्षिप्त में जो उत्तर वैदिक काल था, इसके प्रारंभिक वैदिक काल के जनजातीय एवं देहातियों समाजों में अधिक जटिल और सत्रीकृत सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में संक्रमण हुआ। राज्य का उदय, वर्ण व्यवस्था का विकास और धार्मिक विचारों में विकास इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। अब देखो जो पहले का वैदिक काल था ना, उससे प्रारंभिक वैदिक काल जिसे कहा जाता है, उससे उत्तर वैदिक काल के अंदर जो मुख्य परिवर्तन आए थे ना, वो क्या था, राज्यों का उदय, महाजनपद वगैरह। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था के अंदर थोड़ा सुधार क्या कहेंगे यार, वर्ण व्यवस्था काफी जटिल हुई, जिसके अंदर मतलब ब्राह्मणों को सबसे सुपीरियर बनाया गया, फिर उसके बाद हमारे क्षत्रिय आए, फिर वैश्य आए, और फिर शूद्र आए। ठीक है, और धार्मिक विचारों में विकास हुआ, और अ, इन्हें ही प्रमुखता दी गई इस काल के अंदर। तो गाइज एक बार इस आंसर को अच्छे से गो थ्रू करना आप लोग, और कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो सॉरी फॉर दैट। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छी तरीके से करके जाएं, और आई होप ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए। और इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज अभी कुछ रात के 3:30 हो रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखिए साहित्य और